everyone, welcome back to Brainypedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. एंड अगर हम बात करें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा अमेंडमेंट प्रोसीजर. अमेंडमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है अमेंडमेंट प्रोसीजर. इसका मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके लिए कोई आर्टिकल मेंशन है. एंड अगर येस तो अमेंडमेंट का सारा प्रोसेस क्या होता है. क्या अमेंडमेंट से हम सिर्फ कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर अमेंडमेंट से हम किसी पुरानी चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अमेंडमेंट का मतलब होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ चेंज करना, किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में, किसी प्रोविज़न में कोई एक चेंज लाना, कोई बदलाव लाना, उसी को हम बोलते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर. किस तरीके से चेंज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड तो है ही, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ, समय के साथ, समय की डिमांड के साथ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. तो इसीलिए उस चेंज को जो पॉसिबल बनाता है, जो कंसेप्ट उस चेंज को पॉसिबल बनाता है, वही होता है हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस. जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है उसके द्वारा ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं. चाहे तो कोई नई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर किसी पुरानी चीज़ को जिसकी हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में अब ज़रूरत नहीं है, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी निकाल सकते हैं. पहले बात करेंगे कि अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या है. टू अडेप्ट द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ताकि हम अपने सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को अडेप्ट कर सकें एंड उसके अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसे कर सकें. टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन रेलेवेंट एंड फ्लेक्सिबल, इस चीज़ से हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कही गई है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल भी है, तो हम उस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं बाय द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कि हाँ भाई, हम अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं. तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्लेक्सिबल बना रहे, किसी और दूसरी कंट्री की तरह एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बन के ना रह जाए. बात करेंगे कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इसका जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनली इसे किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है. सो आर्टिकल 368 जो है वो बात करता है हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में. इट आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 में वो सारी ही प्रोसेस मेंशन है जिनके द्वारा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव ला सकते हैं. इट अलाउज द पार्लियामेंट टू चेंज और मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप इट रेलेवेंट विद द चेंजिंग टाइम्स. अब जो आर्टिकल 368 है ये पार्लियामेंट को परमिशन देता है, परमिट करता है इस बात को कि आप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम की डिमांड को फुलफ़िल कर सके एंड टाइम के साथ सोसाइटी की नीड्स एंड जो वांट्स है उसके अकॉर्डिंग हमेशा फ्लेक्सिबल बना रहे. अब बात करेंगे किस तरीके के अमेंडमेंट्स हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं. उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं. जो अमेंडमेंट की बात की गई है वो ये है कि अमेंडमेंट क्यों किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा बेसिक सिंपल सा एक लॉजिक देती हूँ, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल बना रहे, समय के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले. इसीलिए अमेंडमेंट का जो होना है, कंसेप्ट जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर का, उसका होना बहुत ज़रूरी है. फिर हमने बात की कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 368 जो है वो ये बात करता है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो किस तरीके से काम करने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये परमिशन देता है, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि आप टाइम टू टाइम अगर चाहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो समय की डिमांड को फुलफ़िल कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट समय के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी बना रहे. बात करेंगे किस तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं. अगर हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं जिसके लिए हमें रिक्वायर होती है सिंपल मेजॉरिटी. इट रिक्वायर्स अप्रूवल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट यूज्ड फॉर माइनर चेंजेस. अभी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, मध्य प्रदेश का नाम चेंज करना है, छत्तीसगढ़ का नाम चेंज करना है. तो इस तरीके के जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं इसके लिए आपको रिक्वायर होगी
सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है हाफ से थोड़ा ज़्यादा। अगर 100% पॉपुलेशन है, 100 में से 51% लोग जो हैं आपकी साइड होने चाहिए, उसे आप बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो अगर आपको कोई छोटे मोटे चेंज करने हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत मामूली से अमेंडमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए आप सिंपल मेजॉरिटी का सहारा ले सकते हैं। अगर सिंपल मेजॉरिटी आपके साथ है तो आप उस चेंज को कर सकते हैं। लेकिन दूसरी मेजॉरिटी हमें देखने को मिलेगी स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी में होता है इट रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू मेजर चेंजेस लाइक फंडामेंटल राइट्स। अब अगर आपको कोई बड़ा चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मान लीजिए कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड करना है, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन 6 में से मान लीजिए कोई हटाना है, जैसे कि अब हमारी सरकार बात कर रही है कि हम राइट टू इक्वालिटी को हटाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली राइट टू इक्वालिटी को नहीं हटा सकती। उसके लिए उन्हें रिक्वायर होगी फंडामेंटल राइट्स को हटाने के लिए 2/3 जो मेजॉरिटी होती है, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जो होती है वो रिक्वायर होगी। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हो जाता है एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, एक बहुत ही बोलना चाहिए क्रूशियल टॉपिक हो जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, या तो आप कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी पुराने फंडामेंटल राइट को रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इन फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास आपके लिए सवाल यहाँ पर एक ये है कि आप मुझे बताइए कि इनिशियली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स होते थे एंड वो जो फंडामेंटल राइट है उसका क्या नाम था। उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि पहले हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे, एंड अगर आपको पता है कि हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि एट प्रेजेंट वो फंडामेंटल राइट हमें किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मुझे करेक्ट आंसर बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई अब हमने देख लिया कि जो हमें अगर अमेंडमेंट करना है तो 2 तरीके के अमेंडमेंट होंगे। एक तो छोटा मोटा अमेंडमेंट हो जाएगा जिसमें हमें रीनेमिंग ऑफ स्टेट वगैरह करना है, और दूसरा हमने देख लिया कोई बड़ा चेंज कर रहे हैं हम। बड़े चेंज के लिए ज़्यादा लोग लगेंगे, छोटे चेंज के लिए कम लोग लगेंगे। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छोटा मोटा बदलाव करना है तो कम लोगों के साथ काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा बदलाव करना है, बड़ा चेंज लाना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए आपको लगेंगे ज़्यादा लोग, यानी कि ज़्यादा मेजॉरिटी। छोटे चेंजेस के लिए ओनली 50%, और बड़े चेंज के लिए, बड़े बदलाव के लिए आपको लगेंगे ज़्यादा लोग, यानी कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। अब ये बात तो हमने कर ली कि कितने लोग लगेंगे, कब लगेंगे, लेकिन अब पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो काम करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो अमेंडमेंट है उसको एज अ बिल आपको पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस करना होगा। आप सभी को पता होगा पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक तो लोअर हाउस और एक अपर हाउस, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर रही हूँ मैं। लोकसभा एंड राज्यसभा जो हैं इनके 2 अलग अलग नाम और हैं, एक तो लोअर हाउस अपर हाउस, दूसरा हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। तो देखिए, अगर मुझे मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूँ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और मेरी जो पार्टी है वो चाहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाएं, तो उसके लिए पहले हमें उसका प्रस्ताव, उसका प्रपोजल एज अ बिल इन दोनों ही हाउस में से किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि भाई हम ये चाहते हैं। हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये चीज़ बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हम चाहते हैं कि सर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नई चीज़ ऐड ऑन करें, या फिर ये जो पुरानी चीज़ है, पुराना प्रोविजन है, इसकी अब हमारी सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को हटा दें। बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो था प्रेजेंट डे इंडिया के सिनेरियोज़ के साथ मैच नहीं करता था, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें प्रेजेंट डे इंडिया में देखने को नहीं मिलती थी, इसीलिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उस पर्टिकुलर आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। तो अब सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी बिल को किसी भी एक हाउस में, या तो मैं राज्यसभा में भी कर सकती हूँ या तो मैं लोकसभा में भी कर सकती हूँ। अब जैसे ही मैंने ये बात रखी कि मैं इस आर्टिकल 370 से समझते हैं, चलो मैं आर्टिकल 370 को, जैसे मान लीजिए अभी हटा नहीं है, आर्टिकल 370 है, ऑल्दो हट चुका है, पर मान लीजिए कि अभी है। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे यहाँ पे ये प्रपोजल रखा है, प्रस्ताव रखा है कि मैं चाहती हूँ सर कि हम आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल दें। ठीक है,
देन इसके बाद क्या होने वाला है कि अब जब लोगों के कानों में ये बात पड़ेगी कितने सारे मेंबर्स होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में। ऑफ कोर्स सेकंड क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। कमेंट सेक्शन में आई एम रियली एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज़ टेल मी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा कितने हैं। तो अब जब इतने सारे मेंबर्स हैं तो इतने सारे ओपिनियंस भी तो होंगे ना, सभी का माइंड अलग चलता है, सभी का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है। जैसे ही मैं ये बात रखूंगी पार्लियामेंट में कि मैं आर्टिकल 370 को हटाना चाहती हूँ तो हड़कंप मच जाएगा। लोगों के जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं, वो निकल के सामने आएंगे। कुछ लोग मेरी इस बात को क्रिटिसाइज़ करेंगे, वहीं कुछ लोग मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे, और वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि भाई हट जाए तो ठीक, ना हटे तो ठीक। तो इस चीज़ को जैसे ही मैं रिप्रेजेंट करूँगी ना, इस पे होगी डिबेट। सबसे पहला जो काम होगा वो होगी बहसबाजी। बहस होगी कि भाई कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मैडम आप सही बोल रहे हैं, आर्टिकल 370 हमें हटाना चाहिए। वहीं कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैम, आप जो हैं आर्टिकल 370 को हटाने की जो बात कर रही हैं, ये जो आपने पूरा कंसेप्ट, ये जो बिल आपने लाया है, ये क्या है, गलत है। तो उस डिबेट को सॉल्व करने के लिए, उस बहसबाजी को ख़त्म करने के लिए अब वहाँ पे होने वाली है वोटिंग। अब वोटिंग होगी, किस तरीके की वोटिंग होगी, वहाँ पे लोगों से पूछा जाएगा कि कितने लोग जो हैं इस बिल के सपोर्ट में हैं और वहीं कितने लोग जो हैं वो इस बिल के अपोज में हैं, यानी कि विरोध में हैं। अगर मान लीजिए कि पहले मैंने ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है, राज्यसभा में जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस चीज़ से सहमत हैं कि हमें जो ये आर्टिकल 370 है इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए, तो राज्यसभा से तो ये बिल पास हो जाएगा। ऑफ कोर्स पास हो गया ये बिल, यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी मिल चुकी है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये जो चेंज है ये बहुत ही एक क्रूशियल चेंज है, बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे मुझे लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी। अब जब मुझे स्पेशल मेजॉरिटी से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरा बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, अब सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं इस बिल को लेके जाऊँगी लोकसभा में। अब लोकसभा में भी सेम प्रोसीजर होगा। पहले इस बिल का इंट्रोडक्शन होगा कि ये बिल यहाँ पे आया है, ये सारी बातें इसमें मेंशन है कि हम आर्टिकल 370 को हटाने की बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, बहसबाजी होगी, वोटिंग होगी। एंड मान लीजिए बहसबाजी हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, सारा काम निपट चुका है, तो अब यहाँ से भी ये बिल हो चुका है पास। लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया। तो क्या अब ये बिल एक एक्ट बन जाएगा? नहीं, ये एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है ना हमारी कंट्री का, वो 3 बॉडीज से मिलके बनता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, देन राज्यसभा। अब लोकसभा एंड राज्यसभा ने तो परमिशन दे दी कि चलो आप आर्टिकल 370 को हटा दीजिए, आप इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन जब तक हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर बिल पे साइन नहीं करेंगे, अपनी परमिशन नहीं देंगे, अपने एसेंट नहीं देने वाले हैं, ये जो बिल है ये एक्ट नहीं बनेगा। ये तब तक क्या रहने वाला है? बिल रहने वाला है। फिर देखिए इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। अब जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल पे साइन किया, ये क्या बन जाएगा? एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। इस चीज़ को एक स्टैम्प मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि भाई अब आप इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इस चीज़ का आप जो बोलना चाहिए एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट जो है आप इस चीज़ को आगे चल के करा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अमेंडमेंट का पूरा स्टेप्स था, जो पूरा प्रोसीजर था, आपको समझ आया। सबसे पहले आप इसे प्रपोज करेंगे, आप इस चीज़ का जो प्रस्ताव है वो किसी भी हाउस में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बोनस पॉइंट, जो मनी बिल है उसके कंटेक्स्ट में ये बात वर्क नहीं करती, क्योंकि मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है। कुछ स्पेशल बिल्स ऐसे होते हैं जिनका आप किसी भी हाउस में इंट्रोडक्शन नहीं करा सकते, उसके लिए कोई स्पेसिफिक हाउस जो है वो डिटेल में मेंशन होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में समझना चाहते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी को काफ़ी डिटेल्ड मैनर में, डेप्थ में समझ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम when we finish every single topic, we discuss there the previous year questions related to that topic, so that you can generate a better understanding of that particular topic in our subject. So let's move forward. अब हमने बात कर लिया प्रोसीजर किस तरीके का होता है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ इंडिया का, वो होता है इन द ईयर 1951, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस देखे थे। अब अगर ये सारे ही अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, अगर आपको समझने हैं तो उसके लिए हम डिटेल क्लास लेटर ऑन बनाएंगे। लेकिन एट प्रेजेंट में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम इन चीज़ों को समझेंगे।
फिर आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो है हमारे इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बहुत सारे चेंजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए थे, जिसमें से कि सबसे सिग्निफिकेंट जो चेंज होता है वो ये होता है कि इसने हमारे प्रियम्बल में टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड किया था। देन 2016 में एक अमेंडमेंट आता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहा, बहुत फेमस हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने एंड फ्यूचर में भी आप इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि 101 जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, इन्होंने जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन किया। भले आप में से कुछ लोगों को जीएसटी का फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन जो टर्म जीएसटी है आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि जब इस अमेंडमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था पार्लियामेंट में, इसको लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज स्पार्क हुई थी, बहुत अपोज हुआ था इस एक्ट का और बहुत ज़्यादा निंदा भी की गई थी, इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया गया था। चलिए, इंडियाज़ अमेंडमेंट प्रोसीजर बैलेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी मेकिंग इट अडेप्टेबल येट सेफगार्डेड फ्रॉम आर्बिटरी चेंजेस। अब जो हमारे यहाँ का अमेंडमेंट प्रोसेस है ना, ये इस तरीके से नहीं है कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, आपका जब जो मन करे आप चेंज कर रहे हो, आपका जब जैसा मन कर रहा है आप उस पार्ट को उठा के चेंज कर दे रहे हो। नहीं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, वर्डिक्ट ऐसे आए हैं जिसमें बोला गया है कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि जो टर्म बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये भी अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ बात की जा रही है उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है और इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ये चीज़ जो है थोड़ी सी क्लियर नहीं देखने को मिलती है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ना, ये हम अपनी फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आखिर होता क्या है एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि हमारे यहाँ का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल तो बनाता है, लेकिन अमेंडमेंट प्रोसीजर को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है कि ये पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके रख दे। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम चेंज कर सकते हैं, लिमिटेड लेवल तक चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही एकदम से मन आया तो पूरे फंडामेंटल राइट्स हटा के रख दिए, पूरे ही आर्टिकल्स गायब कर दिए, एकदम नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया अमेंडमेंट के नाम पर। नहीं, आप ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, लेट्स कंटिन्यू। तो आई रियली होप कि आपको जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है वो पूरे तरीके से समझ आया होगा, कौन से आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं एंड अमेंडमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, आपको किस तरीके की मेजॉरिटी रिक्वायर होती है, ये सारी ही चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी को डीपली समझना चाहते हैं, डेप्थ में क्लासेस देखना चाहते हैं, डिटेल्ड नोट्स पाना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी के, तो यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स वेयर आई एम कंडक्टिंग रेगुलर क्लासेस ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर competitive exams. There you will get the detailed notes and in easy language as well for Indian polity, and of course we will discuss about all these topics in details so that you can learn Indian polity in an easy way. Till then you have to keep learning, stay healthy and stay happy so that you can learn Indian polity and all the subject related to your exams in a fun way. Thank you. Thanks for watching.